आज का प्रोग्राम है कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के ऊपर डिटेल्स इस वीडियो में आप लोगों को दिखाया जाएगा। लास्ट डे हम लोग क्या सीखे थे? हम लोग सीखे थे इंडेफिनिट टेंस के बारे में, और आज बताया जाएगा कॉन्टिन्यूअस। ऑलरेडी यू पीपल नो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ द कॉन्टिन्यूअस टेंसेस: प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। और हम लोग किस चीज़ को देख के, मतलब किस वाक्य को देख के हम लोग को पता चलेगा कि वो कॉन्टिन्यूअस में लिखा है। हम लोग ध्यान से देखिए, अगर किसी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है, इस टाइप का कोई शब्द हो तो उसको हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसका ट्रांसलेशन में हम लोग कॉन्टिन्यूअस का जो फॉर्मेट वो यूज़ करते हैं। तो जनरल वे में जो कॉन्टिन्यूअस टेंस का रूल्स है, फर्स्ट क्या आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद एम और इज और आर, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट प्लस ऑब्जेक्ट। इस आईएनजी फॉर्मेट के बारे में एक चीज़ बोलना है। देखिए, हम लोग पार्टिसिपल का नाम सुने हैं। एक्चुअली देयर आर टू काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। जो थर्ड फॉर्म वर्ब, जैसे फॉरगेट, फॉरगॉट, फॉरगॉटन को थर्ड फॉर्म वर्ब है और इसको कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल। सही उसी तरीके से अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस में जब वर्ब के साथ आईएनजी ऐड हो रहा है तो उसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो हम लोग कुछ यूज देख लिया जाए पहले। जस्ट लाइक दैट, जूली सो रही है। सिंपल, जूली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो हम लोग नंबर के ऊपर या पर्सन के ऊपर बाद में बताएंगे, पहले एग्जांपल में आ जाता हूँ। जूली इज स्लीपिंग। जूली सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब के हिसाब से इज यूज हुआ, वर्ब के साथ आईएनजी। उसी तरीके से मैं इस समय काम कर रहा हूँ, लास्ट में रहा हूँ है मैं, आई। उसके बाद वर्ब क्या यूज होगा? ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, एम, काम करने का इंग्लिश वर्क, आईएनजी ऐड हुआ, आई एम वर्किंग एट द मोमेंट, इस समय, एट द मोमेंट। दूसरा यूजेस क्या है? पहला यूजेस क्या बताया? हैपनिंग एट द मोमेंट। मतलब इस समय जो काम चल रहा है, कोई भी काम किया जा रहा है, तो उसको लिखने के समय हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। दूसरा क्या है? टेम्पोररी और न्यू हैबिट्स। कोई नया हैबिट, जस्ट लाइक दैट, वो हर सुबह तैर रही है। शी इज ऑक्सिलरी वर्ब, स्विम, आईएनजी फॉर्मेट यूज हुआ, स्विमिंग, एवरी मॉर्निंग। अब देख लीजिए, स्विम में लास्ट में डबल एम यूज हुआ है, सिंगल एम नहीं। सो अगर कोई भी वर्ब के लास्ट में कॉन्टिन्यूअस रहे और उसके पहले एक वावेल रहे, मतलब भी प्लस सी, ये कॉम्बिनेशन रहे लास्ट में जाके, तो लास्ट वाला कॉन्सोनेंट जो है वो दो बार यूज होगा। तो स्विम से स्विमिंग हो गया। हम लोग दूसरा एग्जांपल देखें। आप बहुत ज़्यादा धूम्रपान कर रहे हैं। धूम्रपान करना, स्मोक, यू आर स्मोकिंग टू मच। तीसरे तरीका जिस समय ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज हो रहा है वो क्या है? नॉट रेगुलर बट हैपन फ्रिक्वेंटली। मतलब कोई भी चीज़ जो रेगुलर तो नहीं होता है, रोज़ नहीं हो रहा है, पर जनरली होता है, हमेशा होता रहता है। जैसे देखिए, सेंटेंस में भी लिखा है, लूसी हमेशा मुस्कुराती रहती है। लूसी इज ऑलवेज स्माइलिंग। आप हमेशा के लिए अपनी चाबी खो रहे हैं। यू आर फॉर एवर लॉजिंग योर कीज। अब इसमें एक चीज़ देखना है, जब भी ये सेंटेंस, मतलब नॉट रेगुलर बट हैपन फ्रिक्वेंटली, इस समय एक एडवर्ब को यूज़ किया गया है और हमेशा यूज़ होगा। अगर सेंटेंस के बीच में हमेशा टाइप के कोई शब्द यूज़ हो तो कंटिन्यूअस टेंस में कभी ऑलवेज यूज़ होता है, कभी फॉरएवर यूज़ हो जाएगा। फॉरएवर बताइए, ऑलवेज बताइए, सभी एडवर्ब है। हम लोग एडवर्ब को क्या कहते हैं? वर्ब से पहले जो यूज़ होता है वही एडवर्ब है ना। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम लोग जिस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट सीखे थे, उसी तरीके से हम लोग कॉन्टिन्यूअस टेंस का भी एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, मैंने एक चार्ट दिखा रहा हूँ स्क्रीन में। 4 तरीके का जो सेंटेंस है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव
एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव, ये चारों टाइप के सेंटेंस का एक टेबल बनाया गया है। तो हम लोग फर्स्ट अफर्मेटिव में पर्सन वाइज डिवाइड किए हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकेंड पर्सन में सिर्फ सिंगुलर लिखा गया है। इसका रीज़न सेकेंड पर्सन में सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों में ही सब्जेक्ट यू ही होगा और दोनों का ही जो फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर जो होता है सेंटेंस का एक ही होता है। तो इसको मैंने सिंगुलर प्लूरल में डिवाइड नहीं किया, एक ही लिखा गया है। और थर्ड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल करके फिर डिवाइड किया गया। तो हम लोग आ जाते हैं फर्स्ट जो हम लोगों का सेंटेंस है, मैं एक गाना गा रहा हूँ। गाना 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 को क्या कहा जाता है? सिंग। तो उसका जो मान लीजिए कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा? सिंगिंग। सब्जेक्ट के साथ एम जब फर्स्ट पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई के साथ एम बैठता है तो एम बैठा दिए। आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, याद रखिएगा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर फॉर्म मतलब आई के साथ एम बैठेगा। अगर इसी सेंटेंस को हम लोग दूसरा मतलब फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्मेट में लिखे, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। वी आर डूइंग आवर बेस्ट। डू से डूइंग हुआ। कंटिन्यूअस का जो फॉर्मेट है, इधर सब्जेक्ट है वी मतलब प्लूरल फॉर्मेट, तो वी के साथ क्या यूज हुआ? आर। मैंने क्या कहा कि फर्स्ट पर्सन में आई एम, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई एम, फर्स्ट पर्सन प्लूरल में वी आर, आई के साथ एम, वी के साथ आर। अब सेकेंड पर्सन में तुम गंदगी साफ कर रहे हो, साफ करने का इंग्लिश है क्लीन, गंदगी का इंग्लिश मेस। यू आर क्लीनिंग द मेस, यू इज द सब्जेक्ट, आर इज द ऑक्सिलरी एंड क्लीन इज द वर्ब। यू आर क्लीनिंग द मेस और मेस हो गया ऑब्जेक्ट, यू के साथ भी आर यूज हो रहा है। हम सितार बजा रहे हैं, राम इज प्लेइंग अ सितार। राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, ही शी इट या कोई भी नाम इंडिविजुअल का नाम हो, क्या एनिमल का नाम हो, सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होता है। राम इज प्लेइंग अ सितार, राम इज द सब्जेक्ट, इज द ऑक्सिलरी, प्ले इज द वर्ब, आईएनजी उसके साथ ऐड हुआ है, ऑब्जेक्ट इज ए सितार। प्लूरल में क्या है? वे लोमड़ी के पीछा कर रहे हैं। लोमड़ी मतलब फॉक्स, पीछे करना चेस। कंटिन्यूअस में क्या लिखेंगे? दे आर चेसिंग आफ्टर द फॉक्स। तो मेन जो कहना है कि हम लोग थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में भी आर यूज किया। अब देखिए वी, यू एंड दे, इसके साथ हमेशा आर होगा। आई एम एंड ही शी इट इज, मतलब फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर नंबर है, इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए, बाकी सब में ऑक्सिलरी के हिसाब से आर यूज होगा। आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। हम लोग अफर्मेटिव में फर्स्ट पर्सन, देखिए एक ही सेंटेंस को मैं चेंज कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझने में ये इजी हो जाए। मैं एक गाना गाता हूँ, अफर्मेटिव था, जिसका नेगेटिव है मैं गाना नहीं गा रहा हूँ। मैं एक गाना गा रहा हूँ, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ। तो मैं गाना नहीं गा रहा हूँ जिसमें क्या लिखा जाएगा? आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। इसमें एम जो ऑक्सिलरी वर्ब है और जो मेन वर्ब है, उसके बीच में सिर्फ एक नॉट को यूज़ किया गया, बस नेगेटिव हो गया है। ठीक प्लूरल में हम लोग अफर्मेटिव में क्या यूज़ किए थे? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब इसका नेगेटिव लिखेंगे तो क्या? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं। इधर जैसे नहीं आए उधर भी नॉट यूज़ हो गया। वी आर नॉट डूइंग आवर बेस्ट या वी आरंट डूइंग आवर बेस्ट। आर नॉट को हम लोग आरंट लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम गंदगी साफ कर रहे हो, सेकेंड पर्सन में लिखा गया था, यू आर क्लीनिंग द मेस। तुम गंदगी साफ नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट क्लीनिंग द मेस। तो इस जगह पे हम लोग फॉर्मेट क्या लिखेंगे वो अच्छी तरीके से आप लोग खुद ही समझ जाएंगे फॉर्मेट को। ए सब्जेक्ट प्लस एम, इज और आर प्लस नॉट प्लस वर्ब के आईएनजी
प्लस ऑब्जेक्ट। मैं वर्ब 1 लिखा हूँ क्योंकि वर्ब का फर्स्ट रूप का यूज हो रहा है इसीलिए। फिर आ जाए हम लोग थर्ड पर्सन में। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, राम इज प्लेइंग ए सितार, राम सितार बजा रहे हैं, राम सितार नहीं बजा रहा है, राम इज नॉट प्लेइंग ए सितार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक प्लूरल में दे आर नॉट चेजिंग आफ्टर द फॉक्स, वे लोमड़ी के पीछा नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग क्या देखें कि जो भी मतलब मेन फंडा ये है कि हम लोगों का जो ऑक्सिलरी वर्ब है और मेन वर्ब है उसके बीच में सिर्फ हम लोग नॉट को यूज़ कर रहे हैं, बाकी जो सेंट्रल जो चेहरा है सेंटेंस का सब एक ही जैसा है। ठीक है, इंटरोगेटिव करने के समय क्या है, इंटरोगेटिव के समय हम लोग थोड़ा अफर्मेटिव के ऊपर जोर दें। मैं एक गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, एम को सामने कर दीजिए, आई के सामने, एम आई सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या है मैं एक गाना गा रहा हूँ। ठीक, उसी तरीके से हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्या हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं? आर को पहले कर दिया जाए, आर वी डूइंग आवर बेस्ट। तुम गंदगी साफ कर रहे हो, क्या तुम गंदगी साफ कर रहे हो? आर यू क्लीनिंग द मेस? राम सितार बजा रहे हैं, राम इज प्लेइंग ए सितार, क्या राम सितार बजा रहे हैं? इज राम प्लेइंग ए सितार? वे लोमड़ी के पीछा कर रहे हैं, आर को पहले कर दिया जाए, आर दे चेसिंग आफ्टर द फॉक्स। तो इसमें जो फॉर्मेट है वो क्या मिला हम लोगों को कि पहले ऑक्सिलरी होगा एम इज और आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्मेट प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक चीज़ कहना है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग आईएनजी से सेंटेंस बनाते हैं वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करके, बट जब ये पार्टिसिपल के फॉर्म में प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में भी ये यूज़ होता है। खाना खा के मैं स्कूल जाऊँगा, eating having a meal or eating rice, having meal is better, having meal I shall go to school। ये continuous tense नहीं हुआ, ये सिर्फ participle format यूज हुआ है जिसको हम लोग जिरंडियल नाउन भी कहते हैं वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करके। तो दोनों में आप लोग कभी कंफ्यूज मत होइएगा, बाद में मैं कभी इन्फिनेटिव जिरंड को लेके एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आप लोगों का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। आ जाए हम लोग नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस में। देखिए, नेगेटिव इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव में बहुत फ़र्क नहीं है। क्या मैं एक गाना गा रहा हूँ? क्या मैं एक क्या मैं एक गाना नहीं गा रहा हूँ? अगर ये सेंटेंस रहे, एम आई नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अब मान लीजिए कि मैंने एक अलग सेंटेंस इधर लिखा हूँ, क्या मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ? मैं अच्छा कर रहा हूँ तो क्या लिखा जाएगा? आई एम डूइंग वेल। क्या मैं अच्छा कर रहा हूँ? एम आई डूइंग वेल। क्या मैं अच्छा नहीं कर रहा हूँ? एम आई नॉट डूइंग वेल। दूसरा जो सेंटेंस है, जो सेंटेंस हम लोग बेस से यूज कर रहे हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। इंटरोगेटिव क्या लिखे थे? क्या हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं? नेगेटिव इंटरोगेटिव, क्या हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश नहीं कर रहे हैं? तो देखिए, सिर्फ आर को सामने करके जैसे इंटरोगेटिव किया गया था उसी तरीके से रखे वी और डूइंग के बीच में नॉट। मतलब इसका फॉर्मेट क्या है? पहले ऑक्सिलरी, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन में भी एक ही चीज़ आ जाएगा। क्या तुम गंदगी साफ नहीं कर रहे हो? अफर्मेटिव में क्या लिखे थे? तुम गंदगी साफ कर रहे हो, यू आर क्लीनिंग द मेस। और इंटरोगेटिव में आर यू क्लीनिंग द मेस, क्या तुम गंदगी साफ कर रहे हो? बस आर यू क्लीनिंग में आर और यू के बीच में नॉट यूज़ कर दिया जाए। इसमें एक चीज़ कहना ज़रूरी है, अगर कोई भी इस तरीके से लिख रहा है ना, आरंट यू क्लीनिंग द मेस, मतलब आर यू नॉट को ना लिख के आरंट यू, तो भी सेंटेंस सही है। ओके, आप लोग एमेंट आरंट यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर स्पोकन इंग्लिश में बोलने के समय हम लोग आरंट, एमेंट, इजंट इसको यूज़ ज़्यादा करते हैं, मतलब शॉर्ट फॉर्मेट पे यूज़ करते हैं उसको। थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या है? क्या राम सितार नहीं बजा रहा है? हम लोग कुछ समय पहले ही इंटरोगेटिव दिखा, क्या राम सितार बजा रहे हैं? इज राम प्लेइंग ए सितार? इसमें क्या होगा? इज राम नॉट प्लेइंग सितार?
राम क्या सीता नहीं बजा रहे हैं? हम लोग आ जाए फाइनली प्लूरल फॉर्म में, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के प्लूरल फॉर्म में। क्या वे लोमड़ी के पीछा नहीं कर रहे हैं? आर दे नॉट चेसिंग आफ्टर द फॉक्स? तो ये जो सेंटेंस हुआ अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इसमें क्या है, किसी का सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब और जो सब्जेक्ट है उसका सिर्फ आप लोग जगह प्लेस को अगर बदल देंगे तो सेंटेंस बदल जा रहा है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बोलना है, जैसे ऐसे बहुत सारे वर्ब है जो कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज़ नहीं होता है, जिनको हम लोग स्टेटिव वर्ब भी बोलते हैं। स्टेटिव वर्ब्स मतलब जिस वर्ब से कोई भी एक्शन को नहीं समझाया जाता है, जस्ट लाइक दैट। हमने कुछ एग्जांपल दिया गया है इसमें स्क्रीन में देखिए। अग्री, बिलीव, डाउट, गेज, इमेजिन, नो, मीन, रिकॉग्नाइज, रिमेंबर, सस्पेक्ट, थिंक, अंडरस्टैंड, डिसलाइक, हेट, लाइक, लव, प्रेफर, वांट, wish, appear, be, feel, hear, look, see, seem, smell, taste, etc. एक्चुअली ये सब जो वर्ब है, इन सब वर्बों से कोई भी एक्शन को नहीं समझा जाता है। हम लोग स्पोकन के समय तो हम लोग बोल देते हैं काफ़ी चीज़, आई एम थिंकिंग या आई एम गेसिंग, बट क्लासिकल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार इस टाइप के सेंटेंस गलत है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में तो इन सबों का यूज़ होता है, पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इन सब वर्बों का यूज़ नहीं होता है। अब आ जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। कैसे पहचाना जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस को? जैसे हिंदी वाक्य के अंत में अगर रहा था, रही थी, रहे थे, इस तरीके का शब्द हो ज़्यादातर वर्ब के साथ अगर, तो हम लोग उस तरीके के सेंटेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ट्रांसलेट करेंगे। जैसे जूली सो रही थी, सोना एक वर्ब है, सो रही थी, रहा था या रही थी होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, ऑलरेडी लिखा गया है, आप लोग देखिए। जूली वाज स्लीपिंग। एक्चुअली पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ जनरली कोई भी पास्ट का इंसिडेंट, जैसे हम लोग स्क्रीन में लिखे हैपनिंग एट द पास्ट का कोई भी इंसिडेंट को लिखने के लिए जो इंसिडेंट कंटिन्यू था उस तरीके के इंसिडेंट पे हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ होता है। मैं उस समय काम कर रहा था, तो पास्ट का इंसिडेंट है। रहा था, रही थी में होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, आई वॉज वर्किंग एट दैट मोमेंट। उसके बाद कोई भी कॉन्टिन्यूअस एक्शन ऑफ द पास्ट का कोई भी काम, उसको भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही लिखा जाएगा। मैं नौकरी की तलाश में था, आई वॉज सर्चिंग फॉर ए जॉब। अगर ये प्रेजेंट टेंस में, मान लो कि अगर प्रेजेंट टेंस में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? मैं नौकरी की तलाश में हूँ, आई एम सर्चिंग फॉर ए जॉब। कोई भी हिस्टोरिकल इंसिडेंट जो भी ऑफकोर्स पास्ट का ही एक्शन है, जैसे एक सेंटेंस दिखा रहा हूँ, मराठा अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो मराठास प्लूरल है, और फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश। अब हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस का थोड़ा लिखने का तरीका और अलग अलग तरीके के सेंटेंस में इसको कैसे यूज़ किया जाता है वो थोड़ा देखेंगे। देखिए, एक टेबल को दिखाया जा रहा है, उसमें 4 तरीके का ही सेंटेंस लिखा गया है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो हम लोग कुछ पर्टिकुलर वाक्य को ले लेते हैं और उसको ही चेंज करेंगे। जैसे अफर्मेटिव में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट ऑलरेडी पर्सन के बारे में हम लोग जान चुके हैं, मेरे पिछले वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में जो सब्जेक्ट है हमेशा आई होता है। तो फर्स्ट वाक्य क्या है? फर्स्ट सेंटेंस, मैं नौकरी के तलाश में था। तलाश करना, तलाश करने का इंग्लिश क्या है? सर्चिंग। तो सेंटेंस क्या होगा? आई वॉज सर्चिंग फॉर ए जॉब।
इसमें जो रूल्स है, जिस रूल से लिखा गया, सब्जेक्ट आई, ऑक्सिलरी वाज, वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो भी बाकी जो पार्ट रहेगा। अब उसको अगर मुझे हम लोगों को अगर प्लूरल में लिखना है तो एक सेंटेंस हम लोग लिख लेते हैं, हम मशीन के मरम्मत कर रहे थे। मरम्मत करना रिपेयर। तो आप लोग को सब्जेक्ट पता है कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल में कौन सी सब्जेक्ट होगा? ऑफ कोर्स वी, ऑक्सिलरी वायर, रिपेयरिंग, रिपेयर के साथ आईएनजी हो गया, रिपेयरिंग द मशीन। ठीक सिमिलरली सेकेंड पर्सन में अगर लिखने के लिए हम लोग को एक सेंटेंस लिखा, आप फुटबॉल खेल रहे थे, यू आर प्लेइंग अ फुटबॉल। यू, वी, दे, ये सभी के साथ ऑयर आएगा। ऑयर क्या यूज होगा? मतलब आई के साथ और ही के साथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ के बाकी सब में ऑयर, और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर में ऑक्सिलरी वर्ब आएगा वाज। अब थर्ड पर्सन में आ जाए, सिंगुलर में क्या? वो एक पौधा लगा रहे थे, ही वॉज प्लांटिंग ए सैपलिंग। सैपलिंग का मतलब छोटा पौधा, प्लांट मतलब पौधा लगाना। प्लूरल में एक सेंटेंस, वे मदद के लिए रो रहे थे, दे आर क्राइंग फॉर हेल्प। दोनों ही में देखिए, जैसे फर्स्ट में ही वॉज, ही इज द सब्जेक्ट, वॉज इज द ऑक्सिलरी, और उसके बाद जैसे है वर्ब के साथ आईएनजी। तो ये जो फॉर्मेट है, ये आई थिंक ये फॉर्मेट आप लोगों के लिए क्लियर हो गया। अब मान लीजिएगा हम लोग नेगेटिव बनाएंगे, तो फर्स्ट पर्सन में जो नेगेटिव, मैं नौकरी की तलाश में था, उसका नेगेटिव क्या होगा? मैं नौकरी की तलाश में नहीं था। आई वॉज सर्चिंग फॉर अ जॉब, आई वॉज नॉट सर्चिंग फॉर अ जॉब, वाज के साथ नॉट आ गया। हम मशीन के मरम्मत कर रहे थे, हम मशीन की मरम्मत नहीं कर रहे थे। ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में से नॉट, जस्ट लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आप फुटबॉल खेल रहे थे, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, यू आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, आप फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। ही वॉज प्लांटिंग ए सैपलिंग, ही वॉज नॉट प्लांटिंग ए सैपलिंग, वो एक पौधा नहीं लगा रहे थे, नहीं लगा रहा था। वे मदद के लिए रो रहे थे, वे मदद के लिए नहीं रो रहे थे, दे आर नॉट क्राइंग फॉर हेल्प। मतलब इधर मेन जो फॉर्मेट है, सब्जेक्ट आएगा, उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, बाकी जो ऑब्जेक्ट है लास्ट में लिखा जाएगा। तो अफर्मेटिव और नेगेटिव में फ़र्क क्या समझे हम लोग? कि जो बी वर्ब है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है, और जो मेन वर्ब है, उसके बीच में नॉट यूज़ करना है। जैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग ऑक्सिलरी और वर्ब के बीच में नॉट लिखे थे, वही होगा पास्ट कंटिन्यूअस में भी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में बस यही फ़र्क है, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब का फ़र्क होगा। मैं नौकरी के तलाश में हूँ, आई एम सर्चिंग फॉर अ जॉब, मैं नौकरी के तलाश में था, आई वॉज सर्चिंग फॉर अ जॉब। अब आ जाए इंटरोगेटिव पे। इंटरोगेटिव बनाने से पहले फिर से हम लोग अफर्मेटिव को देख लें। मैं नौकरी के तलाश में था, क्या मैं नौकरी के तलाश में था? कुछ करना नहीं है। आई वॉज सर्चिंग फॉर अ जॉब, वाज आई लुकिंग फॉर अ जॉब, वाज आई सर्चिंग फॉर अ जॉब। सर्च फॉर और लुक फॉर का मतलब एक ही है, तलाश करना। बात यह है कि आप लोग जब घर में बोलते हो तो उसी टाइप से आप लोग सेंटेंस को ऐसे ही सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब और मेन जो सब्जेक्ट है उसके सिर्फ प्लेस को अगर चेंज कर देंगे तो अफर्मेटिव इजीली इंटरोगेटिव हो जाएगा। बहुत टफ नहीं है। हम मशीन की मरम्मत कर रहे थे, क्या हम मशीन का मरम्मत कर रहे थे? ठीक, वायर को हम लोग सामने ला रहे हैं, वायर वी रिपेयरिंग द मशीन। आप फुटबॉल खेल रहे थे, यू आर प्लेइंग फुटबॉल, क्या आप फुटबॉल खेल रहे थे? वायर यू प्लेइंग फुटबॉल। वो एक पौधा लगा रहा था, ही वॉज प्लांटिंग ए सैपलिंग, क्या होगा? वॉज ही प्लांटिंग ए सैपलिंग। वे मदद के लिए रो रहे थे, दे आर क्राइंग फॉर हेल्प, उसका क्या हुआ? क्या वो मदद के लिए रो रहे थे? आर दे क्राइंग फॉर हेल्प। ये सबसे इजी होगा अगर हम लोग अफर्मेटिव को कोई भी सेंटेंस, जैसे मान लीजिए हम लोग को ट्रांसलेट करना है और इंटरोगेटिव में है और टफ लग रहा है, तो उसको पहले अफर्मेटिव में लिख ले। क्या वे मदद कर रहा है, तो क्या हटा देंगे तो क्या आएगा? वे मदद के लिए रो रहे थे, क्या वे मदद के लिए रो रहे थे? क्या हटाइए? वे मदद के लिए रो रहे थे, मतलब दे आर क्राइंग फॉर हेल्प। बस ऑयर को सामने लाइए, क्या वो मदद के लिए रो रहे थे हो जाएगा। आ जाए नेगेटिव इंटरोगेटिव। क्या लिखा गया था? मैं नौकरी की तलाश में नहीं था, आई वॉज नॉट सर्चिंग फॉर जॉब। वाज को सिर्फ सामने लिखा जाए, बस वाज नॉट से वाज को हटा लिखे सामने रखा जाए। वाज आई नॉट लुकिंग फॉर अ जॉब, या वाजंट आई लुकिंग फॉर अ जॉब, बस इतना ही।
ठीक, क्या हम मशीन की मरम्मत नहीं कर रहे थे? वी आर नॉट लिखा गया। देखिए, हम मशीन के मरम्मत नहीं कर रहे थे, वी आर नॉट रिपेयरिंग द मशीन। क्या आ रहा है? वी आर नॉट रिपेयरिंग द मशीन। आप फुटबॉल नहीं खेल रहे थे, यू आर नॉट प्लेइंग द फुटबॉल। आई नॉट को सामने कीजिए, आई नॉट यू प्लेइंग द फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल। इसमें एक बात कहना है, अगर कोई इस तरीके से लिखे वाई आर यू नॉट प्लेइंग फुटबॉल तो भी सही है, या तो वाई आर नॉट यू या तो वाई आर यू नॉट। इसमें अगर हम लोग फॉर्मेट को देखें तो पहले वाज और वाई आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके साथ वर्ब का आईएनजी, या तो पहले वाजंट या वारंट, उसके बाद आई, उसके बाद वर्ब के आईएनजी। क्या वो पौधा नहीं लगा रहा था? वाजंट ही प्लांटिंग ए सैपलिंग? एक ही तरीके से हुआ है। क्या वो मदद के लिए नहीं रो रहे थे? वारंट दे क्राइंग फॉर हेल्प? इसमें अगर कोई इस तरीके से लिखे वाज ही नॉट प्लांटिंग ए सैपलिंग, वायर दे नॉट क्राइंग फॉर हेल्प, तो इसमें कोई भी गलती नहीं होगा। जनरली स्पोकन के समय हम लोग इसी तरीके से सेंटेंस का, इसी तरीके के सेंटेंस को इस्तेमाल करते हैं। लिखने के समय हो सकता है हम लोग वायर आई नॉट, वाज आई नॉट या वायर यू नॉट लिखते हैं, पर बोलने के समय वाजंट आई एंड वायरेंट यू या वायरेंट वी, ये बेटर लगता है, ये बेटर होता है थोड़ा। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस लिखने का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। तो पहले ये जान लिया जाए कि हम लोग सेंटेंस को देख के कैसे, मतलब पहचान क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में लिखा गया है। देखिए, स्क्रीन में मैं लिखा हूँ कि किसी भी वाक्य के जो मेन वर्ब है उसके अंत में अगर ता रहूँगा, ते रहेंगे, ती रहेंगे, ती रहूँगी, इस टाइप के शब्द हो तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही लिखा जाएगा। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का यूजेस क्या है? कोई भी टेंस जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि ये हम लोग यूज़ कब करेंगे। कोई भी इंसिडेंट, कोई प्लान जो फ्यूचर में होने वाला है, उसमें हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे देखा जाए, दो सेंटेंस इधर मैं लिखा हूँ, कल इस समय मैं नृत्य कार्यक्रम का आनंद लेते रहेंगे, लेते रहेंगे, ते रहेंगे। तो दिस टाइम टुमारो आई शैल बी एंजॉइंग द डांस प्रोग्राम, आई शैल लिखा हूँ फर्स्ट। मैंने पिछले वीडियो में जब इंडेफिनिट के ऊपर प्रोग्राम बनाए थे, ये चीज़ मैंने बार बार कहा था कि आई के साथ क्लासिकल इंग्लिश ग्रामर के अनुसार आप लोग शैल लिखिएगा, नॉट विल। आई शैल बी एंजॉइंग द डांस प्रोग्राम। दूसरे वाक्य क्या लिख रहा हूँ, हम 1 महीने के बाद एक व्यवसाय शुरू करेंगे, व्यवसाय शुरू करेंगे, शुरू करने का इंग्लिश स्टार्ट, वी विल बी स्टार्टिंग अ बिजनेस आफ्टर ए मंथ। दूसरे एक जगह पे फ्यूचर कंटिन्यूअस का यूज़ होता है, जैसे प्रेडिक्शन करना है कुछ, मेरी माँ कल मेरे लिए मछली पका रही होगी, माई मॉम विल बी कुकिंग फिश फॉर मी टुमारो। अब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर कैसे होगा, 4 जो डिफरेंट काइंड्स का सेंटेंस है, उस सेंटेंस के मुताबिक ये कैसे बदल जाएगा वो मैं आगे बता रहा हूँ। ये आ जाते हैं, स्क्रीन में देखिएगा, आपको एक चार्ट नज़र आएगा जस्ट लाइक प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूअस। हम लोग 4 डिफरेंट सेंटेंस के ऊपर पहले ये चार्ट बनाए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, और पर्सन वाइज इसको डिवाइड किया है, पर्सन एंड नंबर के वाइज। तो अफर्मेटिव में पहले रूल्स देख लीजिए। अभी मैंने क्या कहा था कि पास्ट और प्रेजेंट फॉर्मेट से प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस से थोड़ा फ्यूचर कंटिन्यूअस अलग होगा। क्या है इसका फॉर्मेट? अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस बी प्लस वर्ब के आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या जो बाकी पार्ट है सेंटेंस का। प्रेजेंट में या पास्ट में देखिएगा सिर्फ सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी प्लस वर्ब के आईएनजी, बट इसमें शैल और विल दोनों ऑक्सिलरी वर्ब के बाद एक बी बैठना ज़रूरी है। तो फर्स्ट में हम देखेंगे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस में, मैं कल आपके कार्यालय जा रहा हूँ, आई शैल बी गोइंग टू योर ऑफिस।
सब्जेक्ट आई आ गया, उसके बाद ऑक्सिलरी शैल बी, वर्ब के साथ आईएनजी, उसके बाद बाकी पार्ट। अब मान लिया जाए कि हम लोग अगर इसी सेंटेंस को नेगेटिव बना ले कि मैं कल आपके कार्यालय नहीं जा रहा हूं, तो शैल और बी के बीच में सिर्फ आप लोग नॉट लिख दीजिए, आई शैल नॉट बी गोइंग टू योर ऑफिस। मैं कल आपके कार्यालय नहीं जा रहा हूं। उसी तरीके से अगर हम लोगों को इसको इंटरोगेटिव बनाना है, क्या मैं कल आपके कार्यालय जा रहा हूं, तो शैल को आई के पहले लिखिए, शैल आई बी गोइंग टू योर ऑफिस। ठीक, उसी सेंटेंस को अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव किया जाए, क्या मैं कल आपके कार्यालय नहीं जा रहा हूं, तो दो तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। शैल को तो पहले लाना ही है, शैल के बाद आई और बी के बीच में नॉट, शैल आई नॉट बी गोइंग टू योर ऑफिस, या तो शंट आई नॉट बी गोइंग टू योर ऑफिस। अब देख लीजिए चारों जो सेंटेंस मैंने लिखा, जैसे नेगेटिव में किस तरीके से लिखा हूँ, आई शैल नॉट बी गोइंग टू योर ऑफिस, जिसका फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्मेट। इंटरोगेटिव में भी थोड़ा सा चेंज, जो अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल और विल था, इसमें शैल को पहले सब्जेक्ट बाद में। नेगेटिव इंटरोगेटिव में की एक ही है, शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसका वर्ब के आईएनजी, शैल और विल प्लस आई प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब के आईएनजी। अब हम लोग आगे देख लेते हैं थोड़ा। दूसरे सेंटेंस मैं बना रहा हूँ फर्स्ट पर्सन प्लूरल में। हम कमोडिटी के बढ़ती कीमत का विरोध करते रहेंगे। विरोध करने का इंग्लिश क्या है, प्रोटेस्ट। तो सब्जेक्ट इज वी, ऑक्सिलरी शैल बी यूज करना पड़ेगा, शैल बी, वर्ब के साथ आईएनजी, प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ कमोडिटीज, इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ कमोडिटीज। सेकेंड पर्सन में हम लोग क्या जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन में ही सिर्फ शैल का यूज होता है, सेकेंड पर्सन में विल। तो फर्स्ट पर्सन में जब शैल भी हुआ था, सेकेंड पर्सन में विल भी होगा। यू विल बी राइटिंग अ न्यू ड्रामा, मतलब आप एक नया नाटक रच रहे होंगे, जिसमें सब्जेक्ट भी आया, सब्जेक्ट के पास विल आए, उसके बाद बी आया है वर्ब के साथ आईएनजी। थर्ड पर्सन में भी विल ही होगा। कल इस समय वो गाड़ी चला रहे होंगे, दिस टाइम टुमारो ही विल बी ड्राइविंग कार। जिसमें प्लूरल में क्या लिखा हूँ, वह स्कूल के मैदान में फुटबॉल खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। तो सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में अगर आई और वी को हटा दिया जाए तो यू, ही, शी, इट, दे कोई भी रहे, उसके साथ विल भी आएगा। इंडिफिनिट के समय, फ्यूचर इंडिफिनिट के समय सिर्फ आई शैल आया था, और कॉन्टिन्यूअस के समय आई शैल बी, वी शैल बी, यू, ही, शी, इट और दे सबके साथ विल बी। अब सबका अगर नेगेटिव फॉर्म देख लिए, हम कमोडिटी के बढ़ती कीमत के विरोध करते रहेंगे, इसको अगर बीच में नहीं यूज़ कर दिया जाए, हम कमोडिटी के बढ़ती कीमत का विरोध नहीं करेंगे। तो सिंपल है, वी शैल नॉट, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का आईएनजी। ठीक उसी तरीके से जब मैं इंटरोगेटिव कर रहा हूँ इसी सेंटेंस का, क्या हम कमोडिटी के बढ़ती कीमत का विरोध करते रहेंगे? कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो अफर्मेटिव में शैल सबसे पहले लिखा था, शैल को आगे कर दी, शैल भी नहीं, शैल, ओनली शैल, शैल यू बी प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इंक्रीजिंग प्राइस ऑफ कमोडिटीज। नेगेटिव इंटरोगेटिव में क्या हम कमोडिटी के बढ़ती कीमत का विरोध नहीं करते रहेंगे? Shall we not be protesting against increasing price of commodities? आप लोग जिसको अच्छी तरीके से ध्यान देना है वो है स्ट्रक्चर। देखिए इसमें भी शैल, उसके बाद वी, उसके बाद नॉट, ये जो चार स्ट्रक्चर है, चार स्ट्रक्चर आप लोग ठीक रखिए। और जिनको भी मान लीजिए कि इनका एक्सरसाइज वगैरह चाहिए, एक्सरसाइज करना है या एक्सरसाइज का करके आंसर भेजना है, वो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक जो दिया हो, इंस्टाग्राम में मेरे साथ आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग मैसेज भी कर सकते हो। और जो एक्सरसाइज उधर भी आपको एक्सरसाइज मिल जाएगा, और नहीं तो मेरा जो फेसबुक लिंक भी मैं दे दूँगा, फेसबुक लिंक से भी आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आ जाते हैं सेकेंड पर्सन में। सेकेंड पर्सन में
नेगेटिव में क्या लिखा है कि आप एक नया नाटक नहीं रच रहे होंगे, मतलब नहीं को बीच में रखा गया है। सेम आप लोग जब मैं बोल रहा हूँ उसी समय आप लोग लिखते जाइए, और मेरे लिखने से पहले ही या मेरे दिखाने से पहले आप लोग लिख लीजिए, तो आप लोग मिला ले सकते हैं। यू विल नॉट बी राइटिंग अ न्यू ड्रामा। हम लोग आ जाए इंटरोगेटिव पे। क्या आप नया नाटक रच रहे होंगे? विल यू बी राइटिंग अ न्यू ड्रामा? नेगेटिव इंटरोगेटिव, क्या आप नया नाटक नहीं रच रहे होंगे? विल यू नॉट बी राइटिंग अ न्यू ड्रामा? और ओंट यू बी राइटिंग अ न्यू ड्रामा? विल यू नॉट बी या ओंट यू बी? अब मेरा ये कहना है कि बार बार ये कह रहा हूँ कि आप लोग जो स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देंगे, जैसे नेगेटिव इंटरोगेटिव में मैं ओंट लिखा हूँ, ओंट अगर लिखना है तो सब्जेक्ट से पहले, और नहीं तो विल यू नॉट। ठीक, उसी तरीके से थर्ड पर्सन में अगर हम लोग आ जाए, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट, नेगेटिव में क्या लिखेंगे? कल इस समय वो गाड़ी नहीं चला रहा होगा। दिस टाइम टुमारो यू विल नॉट बी ड्राइविंग द कार। सेम वही विल और वर्ब के, विल और बी के बीच में नॉट आ गया। और वही अगर इंटरोगेटिव लिखेंगे, क्या कल उस समय गाड़ी चला रहे होंगे? दिस टाइम टुमारो विल ही बी ड्राइविंग द कार, और विल ही बी ड्राइविंग कार दिस टाइम टुमारो। और नेगेटिव इंटरोगेटिव के समय क्या कर रहे हैं हम लोग? ही के बाद नॉट दे रहा हूँ, मतलब ही और नॉट, एक ही के बाद नॉट, या तो विल और नॉट लिख के पहले लिख देंगे। दिस टाइम टुमारो विल ही नॉट बी ड्राइविंग कार। प्लूरल में आके वह स्कूल के मैदान में फुटबॉल खेल रहे होंगे। दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, ऑलरेडी दिखा चुके हैं। नेगेटिव में फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल और विल और प्लस नॉट प्लस बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस उसका आईएनजी। दे विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। क्या वे स्कूल के मैदान में फुटबॉल खेल रहे होंगे? विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड? देखिए इसमें भी जैसे दे विल बी प्लेइंग, विल को सामने कर दिया और कुछ नहीं करना है चेंज। ठीक, उसी तरीके से जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें से हम लोग नेगेटिव इंटरोगेटिव कर सकते हैं। दे विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, विल को सामने कर दीजिए, विल दे नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। तो मेन है कि मेन स्ट्रक्चर, अगर अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर आप लोग समझ लेंगे तो उसके साथ ही नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव, ये जो तीनों सेंटेंस है, तीनों तरीके के सेंटेंस भी करना इजी हो जाएगा।